नमस्कार, एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे को लेकर, क्योंकि उनके रूस दौरे का आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन काफी खास और अहम है, क्योंकि आज वो 16वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात का भी समय है। आज द्विपक्षीय बैठक होगी और इस द्विपक्षीय बैठक आखिर ये क्यों खास है, क्या इसके मायने हैं, वो भी हम बात करेंगे इस अगले 1 घंटे में। और इसके अलावा तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे और इस अगले 1 घंटे में स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कृतिका, नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। और जिन अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर हमारा आज फोकस रहने वाला है वो महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनावों को लेकर, जहां महाराष्ट्र में बात होगी कि क्या कांग्रेस और उद्धव में तकरार खत्म हो गई है, क्या सीट का फॉर्मूला तय हो गया है। आज महाविकास आघाड़ी सीट के इस फॉर्मूले का ऐलान कर सकती है, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। इसके साथ साथ झारखंड विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है, सीट बंटवारे को लेकर लगातार खुलासे होते जा रहे हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। इसके साथ साथ जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी वो है साइक्लोन दाना, जानेंगे कि कब कर रहा है ये लैंडफॉल और किन जगहों पर यह असर डाल सकता है। संवाददाताओं से लेंगे तमाम अपडेट, खेल कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत पर भी होगी हमारी तमाम अपडेट। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री आज रूस में ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। महाराष्ट्र चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गुट की 45 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। महाविकास आघाड़ी के दलों के बीच सीट बंटवारे का ऐलान आज संभव। झारखंड चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। राजद ने 6 सीट पर उतारे अपने उम्मीदवार। ओडिशा बंगाल के तटीय जिलों में चक्रवाती तूफान दाना को लेकर गंभीर चेतावनी। आज से दोनों राज्यों के 23 जिलों के स्कूल बंद, अनेक ट्रेनें रद्द। दिल्ली में बिगड़ती आबोहवा के बीच AQI लेवल कई जगहों पर फिर 400 के पार, लोगों की बढ़ी परेशानी। और नया सवेरा की अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं ब्रिक्स समिट की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रूस में है और रूस के दूसरे दिन कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज वे भाग लेंगे। बिल्कुल, और इस शिखर सम्मेलन का इस बार का विषय है न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधियां, पहलों और प्रतिबद्धताओं में भारत ने हिस्सा लिया है। शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगा, तो वहीं ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और युवा आदान प्रदान के लिए सहयोग को भी बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि पिछले साल जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन होगा। और साथ ही आपको बता दें कि लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज द्विपक्षीय बैठक होगी और ये बैठक कई मायनों में खास साबित हो सकती है। भारत और चीन के बीच लगभग 4 साल के बाद और ये बैठक हो रही है और वहां से जारी गतिरोध पर अब विराम लगता हुआ दिख रहा है। दोनों देशों ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर समझौता किया है। समझौते के बाद भारतीय सैनिक अब उन स्थानों पर पेट्रोलिंग करेंगे जहां वे 2020 तक पेट्रोलिंग करते आ रहे थे। और ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच की इस मुलाकात के दौरान और भी कई मुद्दों पर चर्चा संभव है।
तो काफी खास रहेगा आज का दिन और सभी की निगाहें होंगी इस द्विपक्षीय बैठक पे। हालांकि समिट की अगर हम बात करें तो 16वां ये समिट है जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हुए आज नजर आएंगे। काफी खास और महत्वपूर्ण आज का दिन और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ब्रिक्स समिट पर हैं। ब्रिक्स समिट के साथ साथ आज जो द्विपक्षीय बैठक है उस पर भी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि करीब 4.5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की औपचारिक मुलाकात होने वाली है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और इसके साथ साथ सभी इस पर भी नजर बनाए हुए हैं कि दोनों के बीच किस तरीके की बातचीत आगे बढ़ती है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आपको बता दें कि रूस के दौरे पर है। आज उनके रूस के दौरे का दूसरा दिन है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि ब्रिक्स का पिछले साल विस्तार हुआ था और इस विस्तार के बाद कई देश इसमें शामिल हुए, जिसके बाद ये पहला शिखर सम्मेलन होगा जो 5 देशों के बाद अन्य जो देश शामिल हुए उनके साथ भी किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 18 बार मुलाकात हो चुकी है। आइए इन मुलाकातों पर एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2014 की अगर हम बात करें तो 15 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर 15 जुलाई 2014 को ब्राजील के फोर्टलेजा पहुंचने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की थी। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जो है लगातार मिलते आ रहे हैं। अगर मई 2015 की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने चीन दौरे पर शी जिनपिंग से की थी मुलाकात और व्यापार से जुड़े 26 समझौतों पर हुए थे हस्ताक्षर, जिसके बाद जुलाई 2015 में रूस दौरे पर ब्रिक्स और एससीओ समिट से इतर दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। इसके बाद अगर 2016 की बात की जाए तो महीना था जून और ताशकंद में एससीओ समिट के दौरान इनकी एक और बार मुलाकात हुई थी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 2016 के सितंबर में चीन के हांगझाऊ में G20 सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं की ये मुलाकात हुई थी। उसके बाद अक्टूबर 2016 में भी मुलाकात हुई गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ये द्विपक्षीय बैठक हुई थी मोदी और शी जिनपिंग की, जो कि काफी खास रही। जिसके बाद में 2017 की अगर हम बात करें तो जून में एससीओ में भारत के सदस्य बनाए जाने के दौरान भी मुलाकात हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2016 की 2017 की जैसे हैमबर्ग में G20 समिट के दौरान उनकी मुलाकात हुई और पीएम मोदी ने डोकलाम का उठाया था यहां मुद्दा। वहीं 2017 सितंबर में ब्रिक्स समिट के दौरान हुई थी उनकी मुलाकात और बातचीत। आगे बढ़ते हुए अगर इन 18 मुलाकातों में कुछ अहम मुलाकात के बारे में जहां हम आपको बता रहे हैं, वह अप्रैल 2018 में चीन के वुहान में शिखर सम्मेलन के बीच दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। वहीं 9 जून 2018 में एससीओ समिट के दौरान द्विपक्षीय वार्ता हुई। ब्रह्मपुत्र नदी के जल संबंधी जानकारी पर भी समझौता हुआ था और जुलाई 2018 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शी जिनपिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, और इसके बाद अगर हम देखें तो नवंबर 2018 में भी अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, मुलाकात हुई थी। जिसके बाद में जून 2019 में किर्गिस्तान के बिश्केक में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। तो अब तक की जो मुलाकातें हुई हैं दोनों नेताओं के बीच वो हम आपको बता रहे हैं। जिसके बाद में जून 2019 में भी मुलाकात हुई। जापान में G20 समिट के दौरान पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक ये हुई थी, जो कि काफी अहम और खास रही थी। अक्टूबर 2019 में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की महाबलीपुरम में भी मुलाकात हुई थी। तो अब तक का जो मुलाकातों का जो सिलसिला है वो अभी तक का आपको बता रहे हैं। जिसके बाद में 2019 के नवंबर में ब्रासीलिया में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। तो ये हमने आपको बताया कि भारत और चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अब तक कुल 18 मुलाकातें हुई हैं, जिसके जरिए हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया ग्राफिक्स के जरिए कि कितनी अहम बैठकें हुई हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि रूस के कजान शहर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य के बीच ब्रिक्स के इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की गतिविधियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लेकर चलते हैं सीधा अपने संवाददाता आनंद प्रताप सिंह के पास, जहां आनंद हमें बताएंगे वहां की ताजा अपडेट और इस खबर को लेकर पूरा। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होना है, जिसका आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या एजेंडा रहेगा? आनंद।
बिल्कुल, अगर आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एजेंडे की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि इस बार की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनाने में किस प्रकार की भूमिका ब्रिक्स एक निभा सकता है, वो उस पर फोकस नजर आएगा। तो निश्चित तौर से विकासशील देशों या फिर ग्लोबल साउथ के देशों उनके हितों को संरक्षित करने के लिए ब्रिक्स के मंच से किस तरीके से एक समझौता हो सकता है या समान सोच के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, उस पर फोकस होगा। और हम ये जानते हैं कि ये पहली बार है कि ब्रिक्स विस्तारित समूह की ये बैठक होने जा रही है, क्योंकि पिछली बार नए सदस्यों को जोड़ा गया है ब्रिक्स में और इस बार उनके साथ बैठक हो रही है। तो अपने आप में ये बृहद ब्रिक्स सम्मेलन के तौर पे है, जिसमें अपने आप में एक बड़ी विस्तार से मंथन होता हुआ नजर आएगा। भारत के लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी निश्चित तौर से भारत की जो तमाम विकास की गाथा है, विकास की जो कहानी है, किस प्रकार से 140 करोड़ की आबादी को बेहतरी के लिए काम किया गया, उसको सामने रखते नजर आएंगे। और भारत अपनी क्षमताओं के साथ में ब्रिक्स के सदस्य देशों को सहयोग करने के लिए तत्पर नजर आएगा। आपसी कनेक्टिविटी को बढ़ाने से लेकर किस प्रकार से बदलती दुनिया में जो स्थितियां हैं उसमें आपसी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया जाए, उस पर फोकस कहीं ना कहीं रह सकता है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि ब्रिक्स के पुराने सदस्य देश जो कि फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उसके अलावा नए सदस्य मिलकर कैसे बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था के बीच में ब्रिक्स की प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए कजान डिक्लेरेशन से पहले कैसे किन मुद्दों पर समझौता करते हैं, क्योंकि जो एक विश्व शांति को खतरा इस वक्त अपने आप में संघर्षों के चलते हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। तो वो भी कहीं एक चिंता के मूल में होगा, मंथन के मूल में होगा। विश्व शांति के साथ में वैश्विक भलाई के लिए, वैश्विक विकास के लिए कैसे सहयोग को आगे बढ़ाया जाए, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और भारत की जो फिनटेक की जो कहानी है, इसके अलावा भारत किस प्रकार से पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सक्सेस स्टोरी के साथ में दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर चुका, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं भारत के द्वारा ब्रिक्स के मंच पर रखा जाएगा। और ब्रिक्स में तमाम सहयोगी देश इन मुद्दों पे मंथन के साथ में एक साझा समझ रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आर्येंद्र, जिस तरीके से आपने विस्तृत से जानकारी दी कि आज का एजेंडा क्या रहने वाला है, इसके साथ ही वैश्विक सहयोग को लेकर यह शिखर सम्मेलन बेहद ही महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। आर्येंद्र, आज भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होने जा रही है और इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो रह सकती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन बातों को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए भारत और चीन के बीच होने वाली द्विपक्षीय मुलाकात की तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होनी। और इस मुलाकात का एक आधार तैयार हुआ था जब भारत और चीन के बीच में गलवान की घटना के बाद में LAC पर जो लगातार वर्षों से गतिरोध बना हुआ था 2020 की जुलाई महीने के बाद से लेकर, उसमें जो स्थिति थी उसको एक तरीके से रिजॉल्व किया गया है। बीते कई वर्षों तक लगातार संवाद हुआ है, एक शांतिपूर्ण तरीके से भारत की लगातार पहल रही है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों से और क्या कहा जाए राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता किए बिना अपने हितों के लिए लगातार संवाद के जरिए समाधान पे आगे बढ़ने की बात करता रहा। उसका एक नतीजा है कि LAC पर अब एक तरीके से इस 2020 के पूर्व की स्थिति जो थी पेट्रोलिंग की, उस व्यवस्था पे भारत और चीन के बीच सहमति बनी है और उस सहमति के आधार पर ही आज जो एक बैठक होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। दोनों ही नेताओं के बीच में हम जानते हैं कि जब जो आपके बीच के तनाव होते हैं अगर आप उनको कम करते हैं तो बाकी अन्य मुद्दों पर बेहतरी से विकसित तरीके से आगे बढ़ने में मदद मिलती है, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो या रणनीतिक समझ हो, क्योंकि भारत और चीन दोनों ही ऐसी आर्थिक शक्तियां हैं जिनको एक दूसरे की जरूरत समझ में आती है और एक दूसरे के साथ में वो मिलकर सह अस्तित्व में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर चीन अपनी महारत रखता है, तो बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे भारत अपनी एक बड़ी महारत रखता है। दोनों एक दूसरे को अगर सहयोग करें, कहा जाए दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और इस जरूरत को जमीन पर उतारने के लिए मौजूदा समय में आज की दोनों नेताओं की मुलाकात भारत चीन के संबंधों को रीडिफाइन करने के लिए, एक नई एक परिभाषा देने के लिए बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। और कजान में ये कहानी लिखी जाएगी जब चीन और भारत के नेताओं के बीच मुलाकात होगी, तो निश्चित तौर से दोनों देशों के संबंधों में एक नए प्रकार की समझ, रणनीतिक समझ देखने को मिलेगी और ये आज इतिहास कहीं ना कहीं कजान में लिखा जाएगा।
चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की जो ये द्विपक्षीय मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच, इस मुलाकात पर सिर्फ भारत और चीन की नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर आज रहने वाली है। और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरों की। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। एक जमाना था हवाई जहाज से चलना एक सपने जैसा था, लेकिन आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ान भरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान स्कीम हर छोटे शहर के बड़े बनने की ख्वाहिश की उड़ान है। हर छोटे बिजनेसमैन को बड़े शहरों तक अपना व्यापार फैलाने की उड़ान है। नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म और विकास की उड़ान है। आम नागरिक के हौसलों की उड़ान, विकसित भारत की नई उड़ान है। उड़ान के शानदार 8 साल। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की, जिसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहली सूची में कुल 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। बिल्कुल, और इस सूची में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी भाजपा अखाड़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं लोकसभा चुनावों में जीतकर सांसद बने रविंद्र वायकर की पत्नी को शिवसेना ने जोगेश्वरी पूर्व से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पार्टी ने माहिम सीट से सदानंद शंकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। महायुति के खेमे से ये दूसरी सूची है और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 99 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान किया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और मंगलवार को पहले दिन कुल 58 नामांकन दाखिल हुए थे। महायुति की तरफ से 288 में से 144 सीटों पर उम्मीदवार अब तक तय हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसने अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी और इससे पहले बीजेपी ने भी अपने 99 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। और आपको बता दें कि एक ही चरण में महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बिल्कुल, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने 45 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मुंबई के माहिम से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं मनसे प्रवक्ता और पूर्व पार्षद संदीप देशपांडे वर्ली से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि ये MNS की दूसरी सूची है। आइए अब महाविकास अघाड़ी की रणनीति की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट के बंटवारे को लेकर चल रहा गतिरोध अब लग रहा है खत्म हो गया है। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात ने दिल्ली से लौटकर NCP नेता शरद पवार और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। साथ ही उद्धव के साथ उनकी बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली है, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं की भी बैठक हुई। थोरात ने संवाददाताओं से कहा कि महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद नहीं है। आज महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला भी आ सकता है, जिस पर सभी की नजर है। साथ ही कांग्रेस आज अपनी पहली सूची भी जारी कर सकती है। तो महाविकास अघाड़ी में उम्मीद है कि जो खींचतान पिछले कई दिनों से लगातार बनी हुई थी सीट बंटवारे को लेकर, वो शायद अब खत्म होती नजर आ रही है। और अब आज उम्मीदवारों के जो सूची है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी आज कर दिया जाएगा। हालांकि इंतजार इस बात का सभी को है
इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन भरने के लिए उम्मीदवार जो है लगातार अपनी उम्मीदवारी दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दिन भी कई नामांकन दर्ज किए गए हैं। तो आज एक उम्मीद जताई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की पहली सूची भी आ जाएगी। साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी में जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है वो भी लग रहा है कि अब लगभग तय हो गया है और जो खींचतान चल रही थी वो कहीं ना कहीं मध्यस्थता के बाद जो है वो खत्म हो गई है। और अब सबको इंतजार कि कौन कौन उम्मीदवार किस किस सीट से लड़ने के लिए तैयार। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हुए झारखंड विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 35 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांगडे सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहीं स्टीफन मरांडी को महेशपुर और मथुरा प्रसाद महतो को टुंडी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। अगर शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से आलोक सोरेन चुनाव लड़ेंगे। झामुमो ने लिट्टीपाड़ा से अपने सिटिंग विधायक दिनेश विलियम मरांडी को टिकट का कर उनकी जगह हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बोरियो विधानसभा सीट से धनंजय सोरेन को मैदान में उतारा गया है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जीएमएम ने अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर दी है और साथ ही साथ कहां से कौन कौन उम्मीदवार इस समय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं इसकी भी जानकारी उन्होंने दे दी है। हेमंत सोरेन की पत्नी जो कल्पना सोरेन है वो गांडे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली है। वहीं शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से आलोक सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। साथ ही अगर लिट्टीपाड़ा से बात की जाए तो यहाँ हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। तो आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से 35 उम्मीदवारों की सूची इस वक्त जारी की गई है, जहां इस सूची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो झारखंड विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जहां राजद ने देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव और कोडरमा से सुभाष यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। रशिम प्रकाश चतरा से नरेश प्रसाद सिंह विश्रामपुर से और संजय कुमार सिंह यादव हुसैनाबाद से उम्मीदवार होंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी ये सूची जारी की गई है, हालांकि इसमें सिर्फ 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिवाकर, अगर देखा जाए तो झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर अब एक एक करके सूची सामने आ रही है। आखिर इनमें ऐसे कौन कौन से नाम हैं इस सूची में, उम्मीदवार कौन कौन से हैं जिन पर हम सभी की निगाहें रहेंगी? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी सूची जारी की, उसके बाद आजसू पार्टी ने जारी की, कल कांग्रेस की तरफ से भी सूची जारी की गई और देर रात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने 35 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हालांकि रांची, जामा और जो एक तीसरी सरायकेला की सीट जो उनके खाते की सीट है, इन तीनों पर फिलहाल उन्होंने उम्मीदवार होल्ड रखा है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की भी जो झामुमो ने सूची जारी की है उसमें भारतीय जनता पार्टी से शामिल हुए कुणाल सारंगी, फिर लुइस मरांडी, इन लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया, लेकिन फिलहाल इनको टिकट अभी जारी नहीं किया गया। तो फिलहाल लग रहा है कि अभी भी मंथन की और 2-3 सीटों पर किचकिच अभी चल रही है। इस बीच लेफ्ट का जो उनका कुनबा है, जो इंडी गठबंधन के तहत जो चुनाव लड़ने की बात लगातार हो रही थी कि कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और लेफ्ट के तमाम जो दल है वो एक साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे। ऐसे में जब कांग्रेस और जेएमएम ने 70 सीटों पर ऐलान कर दिया था तो लगातार जो किचकिच थी वो जारी थी और तेजस्वी यादव 2 दिनों से रांची में ही जमे हुए थे। लेकिन अब कहा जा रहा है, सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि आरजेडी ऑलमोस्ट मान गया है और वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो 7 में से उसने 6 कैंडिडेट अपने घोषित कर दिए, 1 कैंडिडेट घोषित नहीं किए। इस बीच माले ने भी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और सीपीआई ने 15 जगहों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। तो कह सकते हैं कि लेफ्ट का कुनबा जो है वो झारखंड में बिखर गया है। और ऐसे में अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हम कहें जो अटकलें लगातार लगाई जा रही थी और जो हम लोगों को सूत्रों से जानकारी मिली थी, तमाम वैसे ही सीटें हैं जहां पर इन्होंने 35 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है उसमें कोई अप्रत्याशित नाम नहीं है। गांडे से जहां कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ना है, फिर दुमका से हेमंत सोरेन के भाई जो है वसंत सोरेन वो चुनाव लड़ेंगे, बरहेट से खुद हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे और वो 24 तारीख को सारे लोग नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे। तो ये जो लगातार
हम लोग को जानकारी मिली थी, तमाम लिस्ट उसी तरीके से है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की भी गतिविधियां बढ़ गई है। आज से जो हम कह सकते हैं पहले और दूसरे दोनों चरणों के लिए चूंकि नामांकन की प्रक्रिया झारखंड में चल रही है, तो आज से उम्मीद है कि पहले चरण के जो नामांकन का प्रोसेस है वो बहुत तेज होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरीके से जो रणनीति बनाई है उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक के बाद एक कह सकते हैं कि कम से कम 1 दर्जन रैलियां झारखंड में होने जा रही है आने वाले दिनों में। जी, तो राजनीतिक हलचल तेज होती हुई दिवाकर, साथ ही साथ जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि पुराने चेहरों पर भरोसा जताया जा रहा है। दिवाकर, फिलहाल इन तमाम अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ में नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव की भी सूची जारी की है। जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। आपको बता दें कि राज्य में 9 सीटों कुंदरकी, मीरापुर, मझवा, खैर, फूलपुर, करहल, सीसामऊ, गाजियाबाद और कटहरी पर उपचुनाव होना है। इनमें से एक मीरापुर सीट पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 8 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव हो रहे हैं और इसके लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके बाद में नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो ये तो थी खबरें महाराष्ट्र और झारखंड और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से जुड़ी हुई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बता देंगे कि दिल्ली की हवा दम घोटू होती जा रही है और कितने दिन सहना होगा दिल्ली वालों को जब सांस लेना दूभर होता जा रहा है। बताएंगे इससे जुड़ी हर एक अपडेट इस छोटे से ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। उड़ान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बनी योजना, जिससे हवाई चप्पल पहनने वालों का भी हवाई जहाज का सपना हुआ पूरा। आज देश के हर राज्य में है एयरपोर्ट। एविएशन सेक्टर बन रहा है वर्ल्ड क्लास। इमरजेंसी में बीमार माँ को इलाज के लिए बेटे बड़े अस्पताल ले जा पाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एयर कनेक्टिविटी से टूरिज्म के मौके बढ़े। लोकल कारोबारी, ढाबे, होटल वाले सबकी तरक्की के रास्ते खुले। उड़ान लोकल इंस्पिरेशन की, उड़ान रीजनल इकोनॉमी की, उड़ान विकसित बनते भारत की। उड़ान योजना के 8 साल बेमिसाल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई एडियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि अब बात होगी राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब ये बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली के 15 इलाकों के बारे में आपको बताएं तो पहले ही रेड जोन में शामिल हैं। NCR के शहरों का भी यही हाल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज भी दिल्ली की औसत सूचकांक 300 से 400 के बीच रहने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि AQI लेवल लगातार गिरता जा रहा है और बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है। प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली वासियों को भी कई तरह की फेफड़ों और सांस संबंधी बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण सड़कों पर उड़ती धूल भी है, क्योंकि राजधानी में जब गड्ढा युक्त सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं तो उड़ती हुई धूल से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है और ये प्रदूषण का एक बड़ा कारण भी है। गौरतलब है कि साल 2024-25 के दिल्ली बजट में करीब 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था ताकि MCD शासित सड़कों की मरम्मत हो सके। दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण और यमुना नदी में जहरीले झाग को लेकर दिल्ली की सरकार सवालों के घेरे में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली की आप सरकार एक साफ सुथरा एवं प्रदूषण मुक्त शहर देने के मुद्दे पर बुरी तरह विफल रही है।
दिल्ली की ज्यादातर सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, जिससे सारा दिन धूल उड़ती रहती है और हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। AQI 301 से 400 के बीच होने की वजह से दिल्ली में ग्रैब का दूसरा चरण मंगलवार को लागू हो गया है और अगर AQI लेवल 400 से 500 के बीच चला जाता है तो ग्रैब का तीसरा चरण भी लागू हो सकता है और 500 से ज्यादा AQI होने पर दिल्ली में ग्रैब के चौथे चरण यानी कि आखिरी चरण को लागू किया जाएगा। तो ये तो बात रही वायु प्रदूषण की। अब बात कर लेते हैं यमुना प्रदूषण की भी, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों यमुना नदी को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि यमुना में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यमुना नदी एक बार फिर से जहरीले झाग के सैलाब से ढक चुकी है। हमारे पीछे आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं जिसमें यमुना नदी के अंदर सिर्फ और सिर्फ झाग ही नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि अगले महीने छठ पूजा और छठ पूजा से पहले यमुना नदी का बर्फनुमा सफेद झाग से भर जाना बताता है कि दिल्ली की आप सरकार यमुना को लेकर कितनी संजीदा है। दिल्ली की जनता दिल्ली की सरकार से सवाल पूछ रही है कि दिल्ली के यमुना की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल, और इसी को लेकर डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने जहरीले झाग की सफेद चादर से ढके यमुना नदी का नाव से जायजा लिया है। ग्राउंड जीरो से ये बेहद ही खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता की आपको दिखाते हैं। फिर सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता का। मैं इस समय दिल्ली में यमुना में हूं और इस समय एक नाव में सवार हूं और आपको दिखाई दे रहा होगा कि सफेद सी एक लेयर दूर दूर तक इस नाव में के आसपास आपको दिख रही होगी। इस लेयर को देख के आपको तस्वीर तो बहुत खूबसूरत लग रही होगी कि ऐसा लग रहा होगा मानो कोई बर्फ की एक चादर बिछी हुई हो, लेकिन वास्तव में ये यमुना का वो प्रदूषित लेयर है, ये वो फोम की एक लेयर है जो दिल्ली की यमुना को पूरी तरह से पॉल्यूटेड कर रही है। लगभग कालिंदी कुंज का ये पूरा जो इलाका है, यमुना यहाँ से निकल रही है और चारों तरफ, मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे आपको, चारों तरफ अगर आपकी नज़र जाएगी तो पूरी यमुना में लगभग इसी तरह की तस्वीर है। हर जगह आपको इस तरह के फोम दिखाई देंगे, वाइट फोम, और ये वो सफ़ेद चादर है जो यमुना को पूरी तरह से पॉल्यूटेड कर चुका है। और ये ऐसे वक्त पे जब देखिए त्योहारों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, दिवाली कुछ दिन में आ रही है और सबसे बड़ा जो पूर्वांचल का एक पर्व होता है छठ, जिसमें पूर्वांचल वासी जो है छठी मैया की आराधना करते हैं और इस दौरान वो उगते और डूबते सूरज का अर्घ देते हैं और अर्घ के दौरान वो बाकायदा आचमन करते हैं इस यमुना जल का। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस जल का, देखिए कई जगह तो पॉल्यूशन की वजह से ब्लैक फोम है और ये बताता है कि लेयर किस तरह से होगा। इस यमुना की तस्वीर को देखकर उनके दावे कितने हकीकत में तब्दील हो पाए हैं, ये वो सवाल है जो दिल्ली की जनता, जिन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना, वो उनसे पूछना चाहती है। दिल्ली की आबो हवा दूषित हो गई है, AQI का जो लेवल है वो ग्रेड 2 तक पहुंच चुका है और ग्रेड 2 में आने के बाद दिल्ली में जहां तक जो है लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे में जहां वायु पॉल्यूशन है, जल पॉल्यूशन की एक तस्वीर भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। ऐसी पॉल्यूटेड यमुना का जिम्मेदार कौन है, और ये सवाल आज नहीं लगातार आपसे दिल्ली की जनता पूछती है, जिसका जवाब न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बल्कि मुख्यमंत्री आतिशी और परिवहन मंत्री गोपाल राय को देना होगा। और इस तरह की तस्वीर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। दिल्ली के कालिंदी कुंज से कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली से ही जुड़ गए हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा रुख करते हैं अमरेंद्र का। अमरेंद्र, दो चीजें हैं जिससे दिल्ली वाले इस समय गुजर रहे हैं। एक तो गैस चैम्बर में हम रह रहे हैं, एक बात दिल्ली लगातार दम घोंटू होती जा रही है, और दूसरी बात नदियाँ जिन्हें हम पूजते हैं, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उसकी ये दुर्दशा। हर बारी इतना बजट लाया जाता है, इतने करोड़ खर्चे जाते हैं, उसके बाद ये तस्वीर सामने आए, बहुत दुख होता है।
भावना, बिल्कुल सही कहा आपने और ये बेहद ही संजीदा सवाल है जो आपने किया, क्योंकि दिल्ली वाले भी लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी क्या गलती हुई, उनसे ऐसी कौन सी गलती हुई जिससे आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना और पिछले 2 टर्म यानी कि लगातार 10 साल उनको काम करने का मौका दिया। लेकिन जब जब जाड़े आते हैं, गुलाबी ठंडक दस्तक देती है, अक्टूबर का महीना आता है, लगातार जो है दिल्ली की जो आबो हवा है वो दूषित हो जाती है। दिल्ली में सांस लेना जो है दूभर हो जाता है, क्योंकि जो दिल्ली का जो AQI लेवल है वो लगातार गिरता जाता है और जिसकी वजह से जो ग्रैप है उसको दिल्ली में लागू किया जाता है। देखिए, मंगलवार से ग्रैप 2 लागू हो गया, यानी कि जो ग्रैप का जो फिगर है वो 300 से 400 के बीच में आ गया और जो 12 से 14 जो जोन है वो ऑलरेडी जो है ग्रैप 2 के हाईएस्ट लेवल पे, यानी कि इनका जो लेवल है वो लगभग 400 के आसपास टच करता है, यानी 390 से 400 के बीच में ऐसे 12 जोन ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं जहां पर इस समय की आबो हवा आपकी सांस लेने लायक नहीं है। और उसके बाद जो मौसम विभाग है और जो जानकारियां हैं मौसम विभाग की, उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 हफ्ता जो आने वाला है वो दिल्ली वालों के लिए भारी रह सकता है सांस लेने के लिहाज से। ऐसे में एक बड़ा सवाल की क्या वजह रही कि दिल्ली सरकार जो है ऐन समय पे जागती है, क्योंकि अभी तक इसको लेकर किसी तरह की कोई तैयारियां नहीं की गई है। MCD का इतना बड़ा बजट अलॉट हुआ है, सड़कों पे आपको टूटी सड़कें नजर आएंगी, धूल दिखेगी। और दूसरी बात जो अभी आपने कही यमुना को लेके, वो तो ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जिसका उत्तर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी को देना चाहिए। क्योंकि देखिए, कल जब हमने खबर दिखाई, कल जब हम जमुना में थे, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी नहीं थे। मेरी खबर होने के बाद जब मैंने खबर को कवर किया, उसके बाद दिल्ली जो जल बोर्ड का पूरा अमला वहां पर आता है और बाकायदा जो कालिंदी कुंज का यमुना नदी है उसमें नाव लगाकर वो लोग केमिकल से सफाई कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि अब वो जागे हैं और अब सफाई कर रहे हैं और क्या ये यमुना मैली यमुना साफ हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। जी भावना। चलिए, फिलहाल अमरेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने का। तो जिस तरीके से अगर हम देखें तो दिल्ली में वासी इस वक्त दोहरी मार तो झेल ही रहे हैं। ग्रैप 2 इस वक्त लागू हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उससे नजर आता है कि जल्द ही ग्रैप 3 भी लागू हो जाएगा राजधानी दिल्ली के अंदर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चक्रवाती दाना के बारे में, किन जगहों पर यह असर डाल सकता है, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं दाना चक्रवात की। दरअसल बंगाल की खाड़ी में आ रहे इस गंभीर चक्रवाती तूफान दाना के कारण बंगाल और ओडिशा में इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया है, जहां भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दाना ओडिशा तट के भितरकनिका और धमरा के बीच दस्तक देगा। इससे निपटने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों की बात की जाए तो लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं ओडिशा में 14 तटीय जिलों में आज से स्कूल बंद रहेंगे, तो वहीं पश्चिम बंगाल के 9 तटीय जिलों में स्कूलों को आज से बंद रखा गया है। इसके अलावा प्रभावित इलाकों से गुजरने वाले 150 से अधिक ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। भारतीय तटरक्षक बल,
हाई अलर्ट पर है। उसने चक्रवाती तूफान दाना के कारण पैदा होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाज और प्लेन भी तैयार कर दिए हैं। तो वहीं एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन की 5 टीमें भी देर रात निकासी और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ राजधानी भुवनेश्वर से प्रभावित जिलों के लिए रवाना हो चुकी हैं। वहीं बात करें अगर ओडिशा की तैयारियों की, तो ओडिशा सरकार ने चक्रवाती तूफान दाना से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विशेष राहत आयुक्त के कार्यालय में विशेष राहत के लिए 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष खोला जा चुका है। और इसी पर चलिए सीधा रुख कर लेते इस वक्त हमारे संवाददाता का। हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मीटिंग हुई थी, बहुत उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी। उसमें केंद्र सरकार के सारे वरिष्ठ अफसर थे और उसमें हमने 2 अनुरोध किया था कि 10 एनडीआरएफ टीम हमको और भेजी जाए क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, और एक हेलीकॉप्टर हमको स्टैंड बाई में रखा गया, तो उसकी भी उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है और एनडीआरएफ की टीम आनी शुरू हो गई है। तो उस हिसाब से हमारे पास पूरी व्यवस्था है। पानी की समस्या किसी तरह से नहीं हो, डीजल सेट हो, हॉस्पिटल्स में डीजल सेट हो, तो इस सारी तरह की व्यवस्थाओं को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। सारे स्कूल्स, आंगनवाड़ी केंद्र, इनको 23, 24, 25 तक बंद करने का सरकार ने निर्देश दे दिया है। सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और पूरी और ऐसे जगहों पर जो पर्यटक रहते हैं तो वहाँ के कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि सबको सूचना दी जाए और सबको सुरक्षित स्थान पर लाया जाए। तो हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पुरी से उर्मिलेश जुड़ रहे हैं और वहीं कोलकाता से अभिषेक बैनर्जी। उर्मिलेश का रुख करेंगे। उर्मिलेश, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि कब ये चक्रवाती दाना जो है वो लैंडफॉल कर सकता है, किन जगहों पर सबसे ज़्यादा असर इसका देखने को मिल सकता है, और अगर पूर्वानुमान के अनुसार क्या इसका असर अभी वहाँ दिखना शुरू हो गया है, और एहतियात के तौर पर सरकार ने किस तरीके की तैयारियाँ की हैं और क्या कुछ ट्रेनें भी रद्द की गई हैं? गुड मॉर्निंग। आपको अगर हमारे दर्शकों को भी निश्चित तौर से जिस तरीके से आपने कहा, हमारे दर्शकों को बताया है कि किस तरीके से चक्रवाती तूफान जो दाना आने वाला है उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में की गई हैं। बात अगर उड़ीसा की जाए तो यहाँ पर जो है राज्य सरकार ने एहतियातन तमाम जो तैयारियां हैं वो तैयारियां लगभग जो है पूरी कर दी हैं, जिसमें कि अगर बात की जाए तो खासकर 4 जिलों की यहाँ पर जो है बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अलर्ट पे हैं उड़ीसा के ये 4 जिले, जिसमें कि एनडीआरएफ और जो अग्निशमन बल है उसके अलावा भी जो है तमाम जो और तैयारियां होती है, शेल्टर होम हो या उसमें खाने पीने और पानी जैसी व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्थाओं को जो है अमली जामा पहनाया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जो ये तमाम उड़ीसा के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को भी जो हाई अलर्ट ज़िले हैं उन ज़िलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है इस चक्रवाती तूफान को लेकर के, कि वो ज़मीन पे जाएं और वहाँ पर जो है जो इंतज़ामात सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं कितने कारगर हैं और क्या क्या इंतज़ामात हैं, कैसे उनका जो है जमली आमा जो है पहनाया जा रहा है, उसको लेकर के तमाम जो मंत्री हैं यहाँ के उड़ीसा की राज्य सरकार के, उन राज्य सरकार के मंत्रियों को उन जगहों का प्रभारी बनाया गया है। और जैसे कि मौसम विभाग ने कहा है कि ये गुरुवार रात को जो है और शुक्रवार सुबह को जो है यहाँ से गुजरेगा, तो निश्चित तौर से उस समय 100 से 120 के आसपास तेज जो है ये रफ्तार से निकलेगा। तो ऐसे में इससे निपटने के लिए तमाम जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं उन जिलाधिकारियों को और साथ ही जो कर्मचारी छुट्टियों पे थे उन कर्मचारियों की छुट्टी को निरस्त करते हुए उनको काम पे लौटाया गया है। तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है और साथ ही ये कहा गया है कि देखिए सोशल मीडिया पे जो है कोई अफवाह न फैलाएं, किसी तरीके से कोई भ्रामक न्यूज़ न चलाएं जिससे कि अफरा तफरी का माहौल हो, क्योंकि सरकार जो है पूरी तरीके से इस चक्रवात दाना से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही एक बात और भी है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था उसका असर अब जो है दिखाई देने लग गया है कि धीरे धीरे हवाएं जो है यहाँ चलनी शुरू हो गई हैं। और जिस तरीके से यहाँ मौसम विभाग ने कहा है कि अब कुछ देर बाद बारिश शुरू होगी, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब जो है कुछ समय बाद बारिश की होने की संभावना है। साथ ही जो है इधर भुवनेश्वर की तरफ से जाने वाली ट्रेन और भुवनेश्वर आने वाली कई ट्रेनों को जो है रद्द कर दिया गया है। ये जो है रेलवे विभाग की तरफ से जानकारी मिली है।
अभिषेक कहा है गांगुली कि भी जुड़े हुए हैं। सुरक्षा जो है, उर्मिलेश, यात्री जो है, अभिषेक उनकी का रुख सुरक्षा को करेंगे। लेके जो है ये एहतियातन कदम अभिषेक, आपसे पूछना चाहेंगे कि कोलकाता में किस तरीके की पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में क्या वहां पर एहतियात के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, साथ ही साथ सेना की किस तरीके से मदद ली जा रही है, मछुआरों को कोई एडवाइजरी जारी करी गई है, और साथ ही साथ राहत शिविर केंद्र भी वहां स्थापित किए गए हैं क्या? जी भावना, पहले मैं बता दूं कि पिछले 2-3 दिन से ये दाना को लेके काफी हलचल मचा हुआ है बंगाल में, और जैसे उड़ीसा में भी इनका असर दिखने वाला है। मगर पश्चिम बंगाल सरकार जो है इनके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट को पहले से तैनात करके रखा है जगह जगह में, और जितने भी कोस्टल इलाका है वो कोस्टल इलाका में पहले से जितने भी पर्यटक गया था उनको वापस लाया गया है, और वहाँ पे एक शिविर भी बनाया गया है जहाँ पे कोई भी डिजास्टर हो, कोई भी कुछ हो तो वहाँ पे उनको मदद मिल सके और वहाँ पे उनको ठहराया जा सके। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है ये पहले से ही रखा हुआ है। और दूसरा बात है, कल से 24/7 कंट्रोल रूम खोला गया है नवान्नों में, जिसका देख रेख करेंगे मुख्यमंत्री स्वयं, और उसके बाद केएमसी के तरफ से भी एक टीम को अलर्ट किया है, उसका भी कंट्रोल रूम खोला गया है। तो इस तरह से पूरे जो माहौल है, पूरे माहौल को एकदम मतलब ठीक ठाक से इसको प्रिवेंशन के लिए जितना भी जो कुछ करना चाहिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी व्यवस्था किया है। चलिए, फिलहाल अभिषेक और उल्लेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस चक्रवात को लेकर के। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा के पास। मुकुल, सुप्रभात, क्या है आज आपके पास अखबारों के पिटारे से? सुप्रभात भावना और कृतिका। देखिए, जब आज हम बात कर रहे हैं, जब अलग अलग न्यूज़पेपर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो पहली खबर है उसमें हम देख सकते हैं सभी जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है प्रमुखता के साथ, वो है प्रधानमंत्री मोदी की जो ब्रिक्स की जब हम बात कर रहे हैं। और ख़ासतौर से आज का जो दिन है वो और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं चीन के साथ जिस तरीके से भारत के संबंध रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए आज जो मुलाकात होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात होगी और माना यही जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद, क्योंकि समझौते की बात सामने आई थी, तो जिस तरीके से सीमा पर कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय हमेशा बना रहता है, उस पर भी एक समाधान जो है वो सार्थक समाधान हमें निकलता हुआ नजर आएगा। अगली खबर की अगर बात करें तो ये है हमारे जो देश के युवा हैं उनसे जुड़ी हुई, क्योंकि हम जानते हैं माई भारत प्लेटफॉर्म पोर्टल जो है इस पर करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो युवा रजिस्टर हैं। अब काम किया जा रहा है कि इस पोर्टल के साथ साथ जो खासतौर से NCS है, यानी नेशनल करियर सर्विसेज वाला जो पोर्टल है, उसको भी टाई अप कराया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा जो अलग अलग युवा हैं, जो उनके कॉलेजेस हैं, उनके वॉलंटियर्स की मदद ली जाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन इस पर कराया जाएगा, जिसके ज़रिए जो रोज़गार की तमाम संभावनाएं हैं इन युवाओं तक जल्दी से पहुंच सकेंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि है कि खासतौर से अगर हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, और उसी में हमने देखा था जो खासतौर से संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हुई थी, किस तरीके से तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी उन्होंने आक्रोश जताते हुए बोतल तक फेंक दी थी, लेकिन उनके आचरण के बाद उन्हें एक दिन के लिए निलंबित भी किया गया है। और उम्मीद की जा रही है कि इस तरह का
अगर आचरण रहेगा तो शायद ही कोई एक सहमति जो है इस पर बन सकती है, लेकिन लगातार प्रयास यही हो रहे हैं कि एक सहमति बने और उसके बाद एक नए बोर्ड का जो गठन है वो इस पर किया जा सके। इसके साथ ही जो अगली खबर है वो लगातार हम देख पा रहे हैं कैसे ना सिर्फ विमानों के लिए बल्कि स्कूलों में जो लगातार बम की धमकी दी जा रही है, बम थ्रेट आ रही हैं। और पिछले एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो 170 से ज़्यादा इस तरह की धमकी मिली है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी होता है जो एयरलाइंस हैं। हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस तरह की जो फर्जी कॉल्स आती हैं उनकी पहचान की जा सके, उन पर लगाम लगाई जा सके और उन पर कार्रवाई भी हो सके। और इसके साथ साथ जो स्कूल हैं जिनका जिक्र किया गया है, CSF स्कूल हैं और साथ ही केंद्रीय विद्यालय हैं, उन पर भी फिलहाल जाँच का जो दायरा है बढ़ाया गया है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि ना हो। और वहीं अब आगे बढ़ते हैं, अगली जो खबर है वो है सोने से जुड़ी हुई, क्योंकि त्योहारी सीज़न अभी चल रहा है। ऐसे में जो चांदी है वो लकटकिया हो गई है, सोने का भाव बढ़ रहा है और उसी वजह से जो एक मंदी है वो ज़रूर देखने को मिल रही है। वरना आमतौर पर हम देखते हैं त्योहारी सीज़न में किस तरीके से सोने चांदी की जो बिक्री है उसमें इजाफा होता देखा जाता है, लेकिन फिलहाल इस सीज़न में इसमें थोड़ी मंदी नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो विक्रेता हैं वो थोड़े से ज़रूर परेशान होंगे। और एक और खबर है, अगली खबर जल्दी से लेते हैं जो कि खेल जगत से जुड़ी हुई है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की अगर बात की जाए तो बड़ा झटका यहाँ एक दरअसल लगा है, क्योंकि इसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी की अगर बात की जाए और निशानेबाजी भी इस खेल से बाहर कर दिए गए हैं। और ये ऐसे खेल हैं जहाँ पे लगातार भारत उम्मीद कर रहा था कि इनमें और ज़्यादा मेडल्स आएंगे। तो फिलहाल आज ये खबरें हैं जो लगातार न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई हैं और हमारे जो दर्शक हैं उन तक ये ज़रूर पहुँची हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में और बेहद ही अलग तरीके से दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। और इसी के साथ चलिए नए सफर में आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं और देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशेम सफीदीन की मौत की पुष्टि की है। हाशेम सफीदीन की मौत के 19 दिन बाद इजरायली सेना ने यह खुलासा किया है। आपको बता दें कि इजराइल की सेना के अनुसार इजरायली कि जेट विमानों ने बैरूत में हिजबुल्लाह के मुख्य नौसैनिक अड्डे पर रात भर हमला किया। हमले में बेस का मुख्यालय, एम्यूनिशन डिपो तहस नहस हुआ। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने देश में 5 नवंबर को होने जा रहे चुनाव से पहले रूस, चीन और ईरान द्वारा अमेरिकियों को फूट डालकर बरगलाने और चुनाव बाद हिंसा भड़काने का शक जताया। और इसी के साथ नया सफर में आगे बढ़ते हैं, अब रुक कर लेते हैं कारोबार जगत की तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिटी बैंक के सीईओ जेन फ्रेसर से मुलाकात की और दशकीय सुधारों तथा भारतीय के भविष्य के मद्देनजर बैंकिंग क्षेत्र पर चर्चा की। भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 2023 के 8.2% से घटकर 2024 में 7% पर पहुंचने का अनुमान। IMF के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई काफी हद तक जीत ली गई है। हालांकि कुछ देशों में कीमतों का दबाव अब भी बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब फटाफट से नजर डाल लेते हैं स्पोर्ट्स जगत की तमाम खबरों पर। भारत और जर्मनी के बीच 2 मैच की द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम मलेशिया में खेले जा रहे सुल्तान जोहर कप में आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कल से पुणे में होगा। भारत सीरीज में 0-1 से पीछे है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए नया सफर में अब देखते हैं खबरें सिने जगत से, अंदाज रहेगा फटाफट। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने अपनी रिलीज से पहले ही तोड़े रिकॉर्ड। फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा का टोटल प्री रिलीज कलेक्शन अपने नाम कर लिया। रणवीर और कैटरीना कैफ की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी सिनेमाघरों में दोबारा होगी रिलीज। 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दोबारा देगी दस्तक। सलमान खान अपने ने शुरू करी सिकंदर की शूटिंग। ये फिल्म ईद 2025 पे होगी रिलीज।
और आइए इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग अब हिंसक हो गई है और ये घटना रात करीब 8:20 की है, जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर बंग भवन में प्रवेश करने की कोशिश की है। तो बांग्लादेश में से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां सरकार को फिर से एक बार खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की है और इस हिंसा से आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार पर असर पड़ा है। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी और इसके बाद जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर बंग भवन में घुसने की कोशिश की। इससे पहले भी हमने देखा था कि शेख हसीना जब थी तो तब भी बंग भवन में प्रदर्शनकारियों ने घुसकर हिंसा भड़काई थी और एक बार फिर सरकार गिराने की कोशिश, जहां राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए हैं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बांग्लादेश से। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड को तोड़कर बंग भवन में घुसने की कोशिश की है और वहां से ये कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आई हैं, किस तरीके से वहां पर हिंसा की जा रही है। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल देर रात लगभग 8:20 की ये तस्वीरें हैं जब वहां पर हिंसा को भड़काने की कोशिश हुई है। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी वहां पर, और अब इस मांग को लेकर जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं हिंसक होती हुई नजर आ रही है। तो बांग्लादेश में एक बार फिर से हालात जो है सामान्य से खराब अब होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हिंसा की तस्वीरें बांग्लादेश से, पड़ोसी देश से सामने आ रही हैं। चलिए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। और इसी के साथ अब नया सफर में वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ के जाएंगे हर बार की तरह कुछ खास और बेहतरीन तस्वीरों के साथ। और ये बेहतरीन तस्वीरें आ रही हैं तमिलनाडु के वेटानगुडी पक्षी अभ्यारण्य की झलकियों के साथ, जहां प्रवासी पक्षियों के अद्भुत नज़ारे को देख सकते हैं आप। सुबह का वक्त है, इन अद्भुत नज़ारों को देखिए, इन मनमोहक प्रस्तुति को देखिए। फिलहाल के लिए मुझे कृतिका और नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट